हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और अगर आपने आज इस वीडियो पे क्लिक कर दिया है तो स्किप मत करिएगा और इस वीडियो से छोड़कर मत जाइएगा, स्किप मत करिएगा और अपने दोस्तों और यारों के पास में इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें, आप सोचेंगे कि कौन सा टॉपिक है जो इतना महत्वपूर्ण है। यह यूपी बोर्ड एग्जाम चाहे आपके जो नॉलेज के बेस पे हो या परीक्षा की दृष्टि से हो, दोनों ही दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह ना किसी टॉपिक का है ना किसी चैप्टर का है। यह कह लीजिए कि इसमें कई टॉपिक और कई चैप्टर आपके मिश्रित हैं या मिक्स हैं या यहां पर कंबाइंड हैं या यहां पर देखने को मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि यह मॉडल पेपर है। आप यहां पर देख रहे हैं, ऊपर स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि आप यहां पर स्क्रीन पर देख रहे हैं बायोलॉजी क्लास 12th बायोलॉजी मॉडल पेपर 2025 दिया गया है, जो कि यहां पर आप देख रहे हैं टोटल जो है यहां पर 70 नंबर का है, 70 मार्क्स है, 70 मार्क्स का है। एंड टाइम ड्यूरेशन दिया गया है 3 घंटे 15 मिनट। यानी कि ये आप ये समझ लीजिए कि आपके लिए एक चुनौती है। इसको आपको क्या करना है भाई, एक चुनौती के उद्देश्य से आपको इसको लेना है और सीरियसली तरीके से इसको आप 3 घंटे के अंदर, 3 घंटे और 15 मिनट के अंदर जो है इसको हल करके देना है। आपको लिख करके बैठ जाना है। इसके पहले ही आपको सारा का सारा 3 घंटे के अंदर अंदर पेपर को हल कर देना है, तब आप समझेंगे कि आपका टाइम मैनेजमेंट वेरी बेस्ट है। एंड हम बात करेंगे यहां पर टाइम मैनेजमेंट बेस्ट है ना। अब यहां पर हम बात करेंगे कि भैया ये सब क्या है। देखो यहां पर पूरा का पूरा मॉडल पेपर है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमने 2 मॉडल पेपर ऑलरेडी हल करवा दिए हैं, पहला और दूसरा यानी फर्स्ट एंड सेकंड मॉडल पेपर जो है हमने अलग करवा दिया है। एंड यहां पर आप देख रहे हैं ये थर्ड मॉडल पेपर है। कौन सा मॉडल पेपर है? थर्ड मॉडल पेपर है जो बायोलॉजी क्लास 12th का है और यह 2025 की जो हमारी आगामी परीक्षा आने वाली है उसके लिए बेस्ट है, उसके लिए बहुत ही बेहतरीन है। तो आप चाहे तो टाइम मैनेजिंग करके देख लीजिए या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की दृष्टि से देख लीजिए या नॉलेज की दृष्टि से देख लीजिए, यह मॉडल पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आप सभी लोग अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को पहले शेयर करिए और फिर देखना स्टार्ट करिए। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन अगर आपको डाउट बनता है तो आप जरूर से जरूर कमेंट करें, आप जरूर से जरूर कमेंट करें और हमसे ऑफकोर्स पूछें, निसंकोच पूछें, बिना किसी संकोच के, बिना किसी संदेह के। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं भाई, प्रश्न। पहली बात तो यहाँ पर हम बात करेंगे जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं, आप देखेंगे कुछ छोटा क्वेश्चन हो बड़ा क्वेश्चन हो, आपको आंसर कैसे देना है। तो जिसके सामने जितने मार्किंग की गई होगी आपको उस मार्किंग के हिसाब से, मार्क्स के हिसाब से आपको क्या करना है भाई, आंसर देना है। एंड जिसमें जिन क्वेश्चन में सचित्र वर्णन लिखा हुआ है उसमें आपको डायग्राम बनाना है, बेहतरीन डायग्राम बनाना है और लेबलिंग करनी है, मींस उनका नाम लिखना है। तो पहला क्वेश्चन यहां पर हम देखेंगे, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और एमसीक्यू यानी अति लघुत्तरीय प्रश्न शुरू होते हैं। तो अति लघुत्तरीय प्रश्न जो प्रश्न नंबर का दिया गया है यहाँ पर, पीत ज्वर जिसे हम येलो फीवर कहते हैं का वाहक है। मींस अब हम बात करेंगे येलो फीवर। आप पीत ज्वर सभी लोग जानते होंगे, पीत ज्वर सभी लोग जानते होंगे। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि भैया पीत ज्वर का वाहक कौन है। यहाँ पर एनाफ्लीज है, बी क्यूलेक्स है एंड डी यहाँ पर सी दिया गया है एडीज, यानी कि तीसरा नंबर दिया गया है एडीज एंड डी दिया गया है मस्का। अब देखेंगे एनाफ्लीज क्या है, मच्छर है, क्यूलेक्स क्या है, मच्छर, एडीज क्या है, मच्छर, मस्का क्या है, मस्का क्या है भाई, मस्का आप जानते हैं, नहीं जानते तो ध्यान से सुनिए भाई। मस्का डोमेस्टिका इज द बायोलॉजिकल नेम और साइंटिफिक नेम और जूलॉजिकल नेम ऑफ किसका भाई, जिसे हम घरेलू मक्खी कहते हैं। क्या कहते हैं? घरेलू मक्खी कहते हैं। इसका जूलॉजिकल नेम है बट इसका बायोलॉजिकल नेम है या साइंटिफिक नेम है मस्का डोमेस्टिका। ठीक है भाई। एंड यहां पर हम बात करेंगे कि एनाफ्लीज क्या फैलाएगा, क्यूलेक्स क्या फैलाएगा। तो चलिए हम लोग बारी बारी से बात करते हैं। आपको यह भी ध्यान देना है कि बेहतर प्रिपरेशन के लिए हम लोगों को यह भी ध्यान देना है कि जितने भी विकल्प दिए गए हों उनके बारे में हम लोग सारी चीजें जानकारी हासिल करें, या जो इंपॉर्टेंट हो एग्जाम की दृष्टि से उन्हें जानना बहुत जरूरी भाई। तो आप सभी जानते हैं मच्छर एनाफ्लीज है, क्यूलेक्स है, एडीज है और ये तो मक्खी है, जिसे सबसे पहले बता दें कि जो घरेलू मक्खी होती है इससे कौन सा रोग होता है, कॉलरा होता है। कौन सा होता है? कॉलरा होता है, जिसे हम हैजा कहते हैं, है ना। हमारे देश की माताएं इस शब्द का बड़ा उपयोग करती हैं ना, करती हैं, करती थी, है ना। तो चलिए भाई देखते हैं, यहां पर एनाफ्लीज दिया गया है। एनाफ्लीज जो है क्या है, मच्छर है। एनाफ्लीज इज अ मॉस्किटो। ये क्या करता है भाई, एनाफ्लीज क्या करता है, आप जल्दी से बताइए भाई। एनाफ्लीज क्या करता है? एनाफ्लीज मलेरिया को फैलाता है। एनाफ्लीज क्या करता है? मलेरिया को फैलाता है। अब देखेंगे यहां पर अगर मादा एनाफ्लीज होता, नर एनाफ्लीज होता तो किस पे टिक करते? मादा एनाफ्लीज पे टिक करते। यानी कि
मलेरिया फैलाने का काम कौन करेगा? नर एनाफिलीज करेगा या मादा एनाफिलीज? तो मादाएं करती हैं, आप हमेशा याद रखिए, चाहे मच्छरों में हो या मादाएं में, है ना, चाहे मच्छरों की मादाएं हो या मनुष्यों में, रक्त कौन चूसता है? आई होप आप सोच चुके होंगे। तो रक्त चूसने का काम कौन करता है? मादाएं करती हैं, फीमेल करती हैं। तो मच्छर क्या करता है? मच्छर, जो नर मच्छर होता है वो रसपान करता है, पत्तियों और फूलों का रस चूस लेता है और उससे अपना जीवन यापन कर लेता है। तो यहाँ पर पीत ज्वर जो होगा वो क्या आप एनाफिलीज से होगा? नहीं होगा। तो क्यूलेक्स से कौन सा रोग होता है? क्यूलेक्स फैटिगन्स बड़ा डेंजरस नेम है, बड़ा डेंजरस नेम है। इट्स साइंटिफिक और बायोलॉजिकल और जूलॉजिकल नेम ऑफ मॉस्किटो, क्यूलेक्स, है ना। क्यूलेक्स जो है ये क्या करता है भैया? क्यूलेक्स जब मच्छर काटता है तो किसको? फैलेरिया का वाहक होता है, हाथी पाव पेल पाव हो जाता है ना। एंड यहाँ पर हम देखेंगे एडीज मच्छर। एडीज मच्छर क्या होता है? एडीज एजिप्टाई, इसका क्या है? बायोलॉजिकल नेम और जूलॉजिकल नेम और साइंटिफिक नेम, है ना, ऑफ एडीज। एडीज मच्छर जो है भाई क्या कराता है? एडीज मच्छर से डेंगू होता है, येलो फीवर होता है। एंड यहाँ पर देखेंगे भाई, थर्ड इज द राइट आंसर, एडीज क्या है? पीत ज्वर का वाहक एडीज मॉस्किटो है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। यहाँ पर दिया गया है शिशु के जन्म से पूर्व की जांच है। शिशु के जन्म से पहले की जांच कौन सी है? अब हम लोग सोचते होंगे, आप लोग सोच रहे होंगे कि सर शिशु का जन्म नहीं हुआ फिर उसकी जांच कैसे हो जाएगी? जी बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। तो यह जांच क्या होगी? इस किस जांच के बारे में बात की जा रही है? जब शिशु, जब फीटस मां के पेट में होता है, तो उस मां के गर्भ में होता है, तो उस समय एक जांच होती है। उस जांच का नाम क्या होता है? एक ऐसी विशेष जांच होती है जिससे बच्चे के बारे में बहुत सारा इतिहास पता लगा लिया जाता है, फ्यूचर लगा लिया जाता है, आने वाले कल के बारे में पता लगा लिया जाता है उस बच्चे के बारे में। क्यों? क्योंकि वो जांच का नाम होता है एमनियोसेंटेसिस यहाँ पर दिया गया है। एंड फोर्थ इज द राइट आंसर। एंड शिशु के जन्म के समय या जन्म से पूर्व की जांच होती है उसे क्या कहते हैं? एमनियोसेंटेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एमनियोसेंटेसिस कहते हैं। बाकी के जो विकल्प दिए गए इनके बारे में भी हम लोग समझेंगे थोड़ा थोड़ा। तो एमनियोसेंटेसिस क्या होता है? एमनियोसेंटेसिस एक ऐसी जांच होती है जो मां के गर्भ में जब इंजेक्शन के द्वारा सीरम या लिक्विड निकाला जाता है, और लिक्विड का नाम होता है एमनियोटिक फ्लूइड। इट इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एमनियोसेंटेसिस क्या है। एमनियोसेंटेसिस एक ऐसी जांच होती है जब गर्भवती महिला होती है, गर्भवती मां होती है, तो उसके गर्भ से फ्लूइड निकाला जाता है और इम्यूनिटिक फ्लूइड निकाला जाता है। इम्यूनिटिक फ्लूइड निकाल के उसका कल्चर किया जाता है, पता लगाया जाता है कि भैया इसका डीएनए बच्चे का कौन सा प्रोटीन बनाएगा, कौन सा एंजाइम बनाएगा, या आगे चल करके बच्चे इस उम्र में क्या होगा। ये बहुत सारा इतिहास, बहुत सारी हिस्ट्री के बारे, बहुत सारा फ्यूचर के बारे में बताया जाता है। और एक सबसे बड़ी जांच या सबसे मुख्य पर्पज होता है इस जांच का कि भैया कोई अनुवांशिक डिसीज तो नहीं है, इसका उद्देश्य ये होता है। ठीक है भाई। एंड नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं। एमटीपी क्या है? एमटीपी क्या है? एमटीपी इज द एक्सपेंडेड फॉर्म। एमटीपी का एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है? मेडिकली टर्मिनेटेड प्रेगनेंसी। मेडिकली टर्मिनेटेड प्रेगनेंसी यानी चिकित्सा सगर्भता समापन। चिकित्सा सगर्भता समापन। चिकित्सा सगर्भता समापन का मतलब होता है डॉक्टर की सलाह से जो गर्भवती महिलाएं होती हैं गर्भपात करा सकती हैं यदि उनकी जान को खतरा है या उनके स्वास्थ्य को खतरा है, या फिर कुछ ऐसी कंडीशन है जिसमें मां को बहुत ज्यादा खतरा है, जो मदर है उसको बहुत ज्यादा खतरा है, तो वहां पर चिकित्सक यानी मेडिकल टर्मिनेटेड प्रेगनेंसी कहा जाता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहा जाता है, चिकित्सा सगर्भता समापन कहा जाता है। ठीक है। अंतरोपण क्या है? इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन क्या होता है भैया? जब किसी मां के शरीर में कभी स्पर्म भेजा जाता है, मेलगैमेट भेजा जाता है, या जस्ट आफ्टर फ्यूजन जब एम्ब्रियो बन जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जस्ट आफ्टर फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो जाता है भाई, तो यहाँ पे एम्ब्रियो को जब भेजते हैं तो उसे भी क्या कहते हैं? इम्प्लांटेशन कहते हैं। मींस मेनली अगर हम समझे, बेसिकली हम समझें तो इम्प्लांटेशन क्या होता है? जब मां का जो गर्भाशय होता है, यूटेरस होता है, उसमें जो लेयर होती है, उसमें जब उसका अपरा बनता है और भ्रूण का जमाव होता है, भ्रूण जो है जब जमा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अंतरोपण कहते हैं, इम्प्लांटेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर गा दिया गया है भाई, मैंग्रोव प्रजाति है या मैंग्रोव पौधा है? तो मैंग्रोव प्रजाति क्या होती है? मैंग्रोव पौधा क्या होते हैं? लवण उद्भिद क्या होते हैं? या जरायुजी पौधे क्या होते हैं? तमाम ऐसे क्वेश्चन है जिनका आंसर सेम है। देखिए हमने कुछ शब्द बोला है, उससे आप पता कर लिए होंगे कि भैया राइट आंसर कौन सा है। तभी आप लोग अगर गेस कर लिए हैं तो आप जल्दी से कमेंट करके बताएं, नहीं तो आंसर का इंतजार करें। और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लग रही है तो अपने 10 दोस्तों के पास वीडियो को जरूर शेयर करिए। क्या आपके पास 10 दोस्त नहीं है? पता करिए, लिस्ट में देखिए, व्हाट्सएप ग्रुप में देखिए, इंस्टा ग्रुप में देखिए और देखिए क्या आपके 10 दोस्त नहीं हो रहे हैं।
अगर हो रहे हैं तो वीडियो को आप लोग जो है, वीडियो को आप लोग कम से कम 10 लोगों के पास शेयर करें, क्योंकि वीडियो आपकी क्या है, इसेंशियल है, महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी के पास भेजते हैं, वो अपने अपने लेवल को चेक करता है, अपने स्टैंडर्ड को चेक करता है, तो उसको भी लगेगा हाँ किस बेहतर, किस लेवल का पेपर बना हुआ है ना, किस स्तर का पेपर बना हुआ है। तो हम आई होप हम सोच रहे हैं कि भैया आप लोग जरूर भेजेंगे। तो मैं चाहता हूं कि इसका शेयर बड़ा अच्छा होना चाहिए। शेयर का मतलब शेयर मार्केट वाला नहीं, इसकी शेयरिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एंड बाकी तो खैर कुछ कहना नहीं है। चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं भाई, मैंग्रोव प्रजाति क्या है। तो मैंग्रोव प्रजाति आपको बता देते हैं। मैंग्रोव प्रजाति के वो क्या होते हैं। मैंग्रोव प्रजाति को हम लोग लवण उद्भिद कहते हैं, लवण उद्भिद कहते हैं, जल उद्भिद कहते हैं। अब देखो भैया यहाँ पे लवण उद्भिद है और जलोद्भिद है, तो आप सोच रहे होंगे सर जी आपने जलोद्भिद कह दिया, लेकिन वो जलोद्भिद का मतलब ये नहीं होगा भैया। मैंग्रोव प्रजाति जो होते हैं वो कैसे होते हैं, मैंग्रोव प्रजाति को हम लोग जरायुजी पौधे कहते हैं और लवण उद्भिद कहते हैं। अब बात करेंगे सर मैंग्रोव प्रजाति क्यों कहते हैं, मैंग्रोव प्रजाति क्यों कहते हैं, लवण उद्भिद क्यों कहते हैं और अब जरायुजी क्यों कहते हैं। आपको बता दें मैंग्रोव प्रजाति के अंतर्गत, लवण उद्भिद पादप के अंतर्गत या जरायुजी पादप के अंतर्गत हमेशा राइजोफोरा आता है। राइजोफोरा क्या होता है भाई, राइजोफोरा क्या होता है, आप लोगों को कहानी सुनाते, बट ड्यू टू टाइम डिफिशियंसी ऑफ टाइम, तो आई कैन नॉट एक्सप्लेन दिस स्टोरी, सॉरी। एंड नहीं तो आपको कहानी सुनाते भैया, है ना। मैंग्रोव प्रजाति को हम लोग जरायुजी क्यों कहते हैं, जरायुजता क्यों कहते हैं, क्योंकि देखो मैंग्रोव प्रजाति का जो राइजोफोरा होता है उसमें जो है जो बीज गिरता है वो बीज ज्यों का त्यों नहीं गिरता, उस बीज से, उस फल से, फल में जो बीज होता है अंकुरित होकर के पौधा बन जाता है। जब पौधा बन जाता है तब फल टूटता है और मिट्टी में आता है या दलदल में आता है। क्यों, क्योंकि मैंग्रोव प्रजाति और लवण उद्भिद जो होते हैं, जरायुजी जो पौधे होते हैं, दलदल में उगते हैं। कहां पर उगते हैं, दलदल में उगते हैं। कहां पर उगेंगे, दलदल में उगेंगे। सागर के किनारे पर, सागर के किनारे पे उगते हैं, दलदल के किनारे उगते हैं, इसीलिए इनको हम लवण उद्भिद कहते हैं। और जरायुजी इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका फल जो होता है बीज के साथ साथ पौधे निकल आता है तभी अलग होता है, यानी कि आप ये कह लीजिए कि ये पौधा बच्चे को या पौधे को जन्म देता है, इसलिए इसे हम जरायुजी कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इसमें निमेटोफोर्स होते हैं। निमेटोफोर्स का मतलब ये दलदल में उगते हैं तो सांस नहीं ले पाते हैं, इसकी मिट्टी में वायु कम होती है तो जड़ें ऊपर चली आती है, उसको निमेटोफोर्स कहते हैं। रिस्पिरेटरी रूट्स होती है, ठीक है भाई। तो आप लोगों को क्वेश्चन कैसा लग रहा है, क्वेश्चन कैसा लग रहा है, एक्सप्लेनेशन कैसा लग रहा है एंड इसका लेवल कैसा लग रहा है। भाई आप लोग अपनी उंगलियों को दिक्कत ना दें, लेकिन आप देख तो सकते हैं क्योंकि आपको नॉलेज मिलेगा। और अगर नॉलेज आपको अच्छा लग रहा है तो थोड़ा सा आप एक बार उंगली को आप टच करा दीजिए और शेयर करा दीजिए, ताकि हम चाहते हैं कि यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचे। और अगर आपने फर्स्ट और सेकंड हमारा मॉडल पेपर नहीं देखा तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, आपको फर्स्ट एंड सेकंड जो है मॉडल पेपर की लिंक मिल जाएगा, इसको क्लिक ये देख लीजिएगा, फिर इसको क्लिक करिएगा और बारी बारी से आप लोग 4 मॉडल पेपर कंप्लीट कर लीजिएगा। फिर आप कोई भी मॉडल पेपर उठा के देखिएगा, आपको सारे क्वेश्चन आपको लगेगा कि हाँ पढ़े हुए हैं, अगर ये आप चारों मॉडल पेपर तैयार कर लेते हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेनिसिलिन की खोज किसने की। अच्छा भाई, जलोद्भिद बताते हैं, जो जल में उगने वाले पौधे होते हैं उन्हें हम जलोद्भिद कहते हैं, हाइड्रोफाइट्स कहते हैं, जैसे जलकुंभी, ट्रापा एक्सेट्रा। मरुद्भिद ऐसे पौधे होते हैं जो मरुस्थल में उगते हैं, जैसे नागफनी, कीकर होता है, कैसिया और ये सभी। तो आपका मैंग्रोव पौधा है, सेकंड इज द राइट आंसर, लवण उद्भिद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की। पेनिसिलिन के खोजकर्ता कौन है, पेनिसिलिन के खोजकर्ता कौन है भाई। तो यहाँ पर पेनिसिलिन के खोजकर्ता आपको बता देते हैं, हम लोगों को दो नाम कंफ्यूज करते हैं, एक तो एडवर्ड जेनर और एक होता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो आपको बता दें कि एडवर्ड जेनर जो थे वो हमारे वैक्सीन की खोज किए थे, एडवर्ड जेनर जो थे वो वैक्सीन की खोज किए थे, एंड अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे उन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए प्रश्न नंबर 2 का देखते हैं, बीटी कपास पर टिप्पणी लिखिए। बीटी कपास क्या होता है भाई। बीटी, अभी तक आप लोगों ने कपास सुना, हमने कपास सुना भाई, रजाई, जाड़ा चल रहा है, रजाई आती है उसमें कपास भरी होती है, कंबल होते हैं, कपास के कपड़े बने होते हैं, आप सभी जानते हैं। लेकिन बीटी कपास कौन सी है, मैंने पहली बार सुना, है ना। आप सोच रहे हो पहली बार सुना, लेकिन मेरे बच्चे या क्लास 12 के जो बच्चे होंगे वो बीटी कपास के बारे में भली भांति परिचित होंगे, कंप्लीटली जानते होंगे। तो आपको बता दें बीटी का पूरा नाम होता है बैसिलस thuringiensis। बीटी क्या है, बीटी एक प्रकार का बैक्टीरिया है जिसका नाम होता है बैसिलस thuringiensis, ठीक है भाई। क्या नाम होता है, बैसिलस thuringiensis एक बैक्टीरिया है जो क्या करता है, इसमें एक जीन्स पाया जाता है जिसे हम क्राई जीन्स कहते हैं, और यह जीन्स क्या करता है, प्रोटीन बनाता है जिसे हम क्रिस्टलाइन प्रोटीन कहते हैं, बट शॉर्ट में इसे हम CRY यानी क्राई प्रोटीन कह देते हैं। और यह प्रोटीन जो होती है टॉक्सिक सब्सटेंस बनाती है, यानी कि जहां पे रहती है वो जहर बनाती है, और वो किसके लिए प्रतिरोधी होती है, इंसेक्ट रेजिस्टेंट होती है, यानी इसको इंसेक्ट खा के मर जाता है।
ठीक है। तो वैज्ञानिकों ने क्या करा, उस क्रिस्टलाइन जो क्राइजीन्स को निकाल करके इस कपास में डाल दिया। अब ये कपास क्या कर रही थी भैया, क्रिस्टलाइन प्रोटीन बना रही थी, और वो प्रोटीन जब कीट पतंगे खाते थे तो कीट पतंगों की गट में जाके, आंत में जाके आंत को सड़ा देते थे, छेद हो जाते थे, जिससे कीट मर जाते थे। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भैया मवेशी क्यों नहीं मरते। देखो मवेशी यानी जो इतने भी स्तनधारी होते हैं, उनका गट्स या जो आमाशय होता है उसमें HCl पाया जाता है, और अम्लीय माध्यम में जो टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, जो क्रिस्टलाइन प्रोटीन होती है, वो पच जाती है, काम नहीं करती, निष्क्रिय हो जाती है। बट इनका जो पेस्ट जो होते हैं, कीटाणु कीड़े जो होते हैं, कीट पतंगे जो होते हैं, इनका क्षारीय होता है, जिससे कि ये काम कर जाती है। इसीलिए मवेशियों को कोई नुकसान नहीं करती है जो भी बीटी फसलें होती हैं। सबसे पहले यहाँ पर बीटी कपास को बोने की ही अनुमति दी गई थी। भारत में बीटी कपास ही बोई जाती है। इसके अलावा बीटी क्रॉप्स जो है, बहुत सारी फसलें बनाई गई हैं, चाहे बीटी बैंगन हो, बीटी टोमेटो हो, बीटी पोटैटो हो, बहुत सारी बीटी फसलें बनाई गई हैं, बीटी क्रॉप्स बनाई गई हैं। क्वेश्चन आपसे इसकी जगह पर यह भी पूछा जा सकता है, बीटी फसलें क्या है। तो बीटी फसलें ऐसी फसलें होती हैं जिनमें बैसिलस thuringiensis नामक बैक्टीरिया का जो जीन्स निकाल करके, जिसे हम क्राइजीन्स कहते हैं, वो उन फसलों में डाल दिया जाता है, तो वो फसलें बीटी फसलें कहलाती हैं। और जो कि कीट रेजिस्टेंट होती हैं, इंसेक्ट रेजिस्टेंट होती हैं, पेस्ट रेजिस्टेंट होती हैं, उनको कीट नहीं खाते हैं, अगर खाएंगे तो मर जाएंगे। तो बाकी के कीट क्या होते हैं, होशियार हो जाते हैं, भैया रेड जोन में इसको मत खाओ, डोंट ईट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीसीआर पर टिप्पणी लिखिए। पीसीआर क्या है, पीसीआर का पूरा नाम भाई जल्दी से बताइए। पीसीआर का पूरा नाम होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसमें क्या होता है भैया, बहुत सारी श्रृंखलाएं बनती है, मल्टीपल कॉपी ऑफ डीएनए, है ना, मल्टीपल कॉपी ऑफ डीएनए आपको हमने बताया था। पीसीआर क्या है, पीसीआर आपको याद आना चाहिए, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसमें एक मशीन का प्रयोग होता है जिसे हम क्या कहते हैं, पीसीआर मशीन कहते हैं। क्या कहते हैं, पीसीआर मशीन कहते हैं। इसमें एक ट्यूब में डीएनए डाला जाता है, थर्मस इक्वेटिकस डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम डाला जाता है, रेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, जितना भी मटेरियल होता है वो सब डाले जाते हैं। उस ट्यूब का नाम होता है एपेंडॉर्फ, है ना। टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, घटाया जाता है, बहुत सारे क्रियाएं की जाती हैं। तो ये सारे काम पीसीआर के बारे में लिखेंगे भाई। अब देखो, बड़े बड़े क्वेश्चन को तो हम इतनी कम टाइम में समझा नहीं सकते। हम चाहते हैं कि वीडियो लंबा भी ना हो, क्योंकि जितनी स्पीड से हमने बताया, अगर हम चाहते तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता। ये बात तो आप नकार नहीं सकते हैं। बताइए भाई, अगर हम बात करें कि इतनी स्पीड से हमने इतनी सारी जानकारी दी है और वीडियो कितना लंबा हुआ है, तो अभी हम आपको दिखा दे रहे हैं। हम देख लें कि कितना मिनट हो गया है, फिर आपको बताते हैं। देखिए, इतनी देर में, कितने मिनट में हमने कितने क्वेश्चन, कितने विद आंसर हमने एक्सप्लेन करे हैं। चलिए, अभी 17 मिनट हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुहने किण्वन नली क्या है। कुहने किण्वन नली, जैसे हम फर्मेंटर कहते हैं। देखो, ये पूछा गया क्वेश्चन है कि फर्मेंटर क्या है और कुहने किण्वन नली क्या है। तो कुहने किण्वन नली से आप क्लियर हो जाता है कि एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। तो हम इसे क्या कहते हैं, कुहने किण्वन नली कहते हैं। क्या कहते हैं, कुहने किण्वन नली कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसके उपयोग के द्वारा वो ये कह लीजिए कि किण्वन कराने की क्रिया को तेज कराया जाता है, या सारी एडॉप्टेबिलिटी दी जाती है, सारी व्यवस्थाएं दी जाती हैं, और इसीलिए इसको क्या कहते हैं, फर्मेंटर कहते हैं। किण्वन कराने वाले को हम फर्मेंटर कहते हैं। किण्वन क्या होता है, किसी कॉम्प्लिकेटेड जो है मैटर को, सब्सटेंसेस को जो है सिंपलर, और ये कह लीजिए सिंपलर जो है मैटर में, सब्सटेंसेस में बदलने की जो क्रिया को, उसको हम फर्मेंटर कहते हैं, ठीक है, किण्वन कहते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दैट्स बैक्टीरिया एंड फंजाई। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबिया पेचिस क्या है, जिसे हम अमीबिया डिसेंट्री, अमीबता भी कहते हैं। यहां पर ये क्वेश्चन आपसे 1 नंबर में पूछा गया है। तो अमीबता क्या है, आप देखेंगे यहां पर जो 1 नंबर में पूछा गया है, उसका आंसर दूसरा होगा। आंसर दूसरा, ये नहीं कि हम कह रहे हैं कि दूसरा चीज लिखेंगे, इसमें हम कम लिखेंगे, लेकिन ये अगर 2-2.5 नंबर में होता तो हम लोग ज्यादा लिखते हैं, ठीक है। अब इसमें आप कितना लिखेंगे, ये लिखेंगे कि अमीबिया पेचिस क्या है, या अमीबता किसे कहते हैं। तो अमीबिया पेचिस जो होती है, जिसे हम अमीबिया डिसेंट्री कहते हैं, इसका जो कॉजिंग एजेंट होता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका होता है, जो प्रोटोजोआ संघ के अंतर्गत आता है ना। और इसकी जो वयस्क अवस्था होती है, जिसे हम ट्रोफोजोइट्स कहते हैं, ये जब हमारी आंत में पहुंचता है तो भैया क्या करता है, हमारी आंत को, हमारे आमाशय को जो है अल्सर करवा देता है, जिससे उल्टी और डायरिया जैसे सिम्टम्स हो जाते हैं, डिसेंट्री होने लगती है, भूख ना लगना, वजन में कमी आना, उल्टियां होना, ये सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं, ठीक है। इसके उपचार में हम लोग एल्बेंडाजॉल, बेंडिप्लस, एल्कापार, चिनोपोडियम का तेल इत्यादि सब योग करते हैं। अब हम बात करें कि भैया जाते कैसे हैं, तो ये जाएंगे भूमिगत फल और सब्जियों के माध्यम से चले जाते हैं, ठीक है। और भी कई कारण हो सकते हैं इनके जाने से। तो इतने सारे हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 का से शुरू करते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड, और ये रही, आप फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड।
बच्चों ये आ गई आपकी नई स्लाइड। यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पहला क्वेश्चन दिया गया है डीएनए तथा आरएनए में अंतर लिखिए। भाई यहाँ पर आप बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आप देखे होंगे लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। डीएनए और आरएनए में क्या अंतर होता है? तो सबसे बड़ा अंतर यह है कि पहले दोनों का एक एक पूरा नाम लिख दो। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। ये भी क्या है? डीएनए क्या है? न्यूक्लिक अम्ल है, जिसे हम क्या कहते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल या डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। एंड आरएनए का क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है। एंड यहाँ पर हम सेकंड डीएनए का क्या अंतर रख सकते हैं कि डीएनए वर्क एज अ जेनेटिक मटेरियल, बट क्या होता है? आरएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं, ये प्रोटीन सिंथेसाइजर है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। ठीक है। तो और इसके अलावा ये डबल हेलिकल होता है एंड ये सिंगल स्ट्रैंड होता है, सिंगल हेलिकल होता है। तो ये आप अंतर यहाँ पर मोटा मोटा थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एडियोग्राफ एंड कैरियोग्राफ क्या होता है। देखिए एडियोग्राफ और कैरियोग्राफ क्या होता है? हम लोगों की कोशिकाओं में गुणसूत्र पाए जाते हैं और जो गुणसूत्र होते हैं जिन्हें हम डीएनए कहते हैं, या ये कह लीजिए कि जो गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, गुणसूत्र जो होते हैं आर्म लाइक होते हैं, तो उनका 1 by 1 से कई ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाए और उसमें 7 ग्रुप में बांट दिया जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं? कैरियोग्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैरियोग्राफ बोलते हैं। एंड उसको इंडिविजुअली तरीके से स्टडी करा जाए, उसमें देखा जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? एडियोग्राफ कहते हैं। लेकिन अब बात ये आती है भाई कि किस फेज में हम देखते हैं, तो माइटोसिस की मेटाफेज स्टेज में देखते हैं। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का गा दिया गया है माइकोराइजा क्या है? माइकोराइजा क्या है? 2 नंबर के सवाल है भाई। माइकोराइजा क्या है? माइकोराइजा इज अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ क्या होता है? ड्राई कह लीजिए कि जो प्लांट होते हैं उनकी जो रूट होती है, रूट और कवक के जो कॉम्बिनेशन होता है, जो सहयोग होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? माइकोराइजा कहते हैं। या कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं? माइकोराइजा कहते हैं। माइकोराइजा को वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, उसको आप देख लीजिए। ठीक है। चैनल पर वीडियो उपलब्ध है। और अगर आप क्लास 12th के विद्यार्थी हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप हमारे जो है क्लास 12th बायोलॉजी जो है प्लेलिस्ट में जाइए और वीडियो आप देखिए, आप बहुत यूजफुल वीडियो मिल जाएंगी वहां पर। तो माइकोराइजा क्या है? माइकोराइजा जब कोई प्लांट होता है, कोई बड़ा वृक्ष है, उसकी जड़ बड़ी दूर निकल जाती है और वहां पर उस पर कवक उगाते हैं, तो कवक और जड़ के संबंध को हम क्या कहते हैं? माइकोराइजा कहते हैं। ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर भाई बायोरिएक्टर क्या है? तो बायोरिएक्टर क्या है? बायोरिएक्टर का भी वीडियो उपलब्ध है। तो बायोरिएक्टर हम किसे कहते हैं? बायोरिएक्टर एक कंपार्टमेंट होता है, एक कह लीजिए कि युक्ति होती है जिसमें वो सारी चीजें उपलब्ध कराई जाती हैं जो हमारे सूक्ष्म जीवों के लिए, हमारी सेल के लिए क्या होती है? डिमांड होती है। क्योंकि वहां पर हम किसी भी जीवधारी की कोशिकाओं के द्वारा या सूक्ष्म जीवों के द्वारा वांछनीय पदार्थ और वांछनीय या ये कह लीजिए हम अपनी इच्छा अनुसार वांछित पदार्थ उत्पन्न कराते हैं। तो इसलिए वहां पर सर्वाइवल कंडीशन और जितना भी सप्लीमेंट है, न्यूट्रिशनल वैल्यू है, रॉ मटेरियल है, वो सारी चीजें वहां पर उपलब्ध कराई जाती हैं। ताप बढ़ाना है, ताप घटाना है, ये सारी चीजें यहाँ पर बायोरिएक्टर में उपलब्ध होती हैं। ठीक है। एंड हम बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का अंगा दिया गया है गंभीर संयुक्त प्रतिरक्षा न्यूनता। देखिए इसको शॉर्ट में SCID कहते हैं, सेवियर कंबाइंड इम्यूनो, यहाँ पर जो है इसको हम बोलते हैं डिफिशियंसी। और इसी को हम जब कभी कभी आपसे पूछा जाए कि जीन थेरेपी क्या है, तब भी यही लिखना होगा। और अगर आपसे पूछा जाए ADA क्या है, तब भी यही लिखना होता है। इसमें होता क्या है? ये इसका प्रयोग सबसे पहले या कह लीजिए अध्ययन सबसे पहले 4 वर्षीय जो है एक बच्चे में किया गया था। इसमें उस बच्ची को क्या था कि खुद की जो लिम्फोसाइट्स होती हैं वो नहीं बनती हैं, नष्ट हो जाती हैं। और तब उसमें क्या होता है कि एक गंभीर समस्या होती है जिससे खुद ब खुद उसको रोग उत्पन्न होने लगते हैं या इम्यूनिटी गायब हो जाती है। ये बहुत ही गंभीर समस्या है। ठीक है। तो इसमें यहाँ पे जीन थेरेपी की जाती है और ADA में ये कह लीजिए कि जो वो जीन डाल दिए जाते हैं या ये कह लीजिए कि अलग से इसका लिम्फोसाइट्स का संश्लेषण किया जाता है। क्योंकि ADA क्या है? एडेनोसिन डीएमिनेज एक क्या है भाई? एंजाइम है ना, एंजाइम है। तो उसमें इसका संश्लेषण किया जाता है और फिर उसमें बार बार जो है टाइम पर जो है उस लड़की में या उस रोगी में डाला जाता है जो इस SCID यानी कि सेवियर कंबाइंड इम्यूनो और डिफिशियंसी से ग्रसित होते हैं, जिसे शॉर्ट में SCID या ADA या जीन थेरेपी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कैंसर पर टिप्पणी लिखिए। भैया कैंसर क्या है? कैंसर का नाम सुन के लोग जो है कांप जाते हैं, लोग घबरा जाते हैं, लोग खाना छोड़ देते हैं, प्यास गायब हो जाती है, नींद उड़ जाती है ना। इतना खतरनाक रोग है। कैंसर के बारे में आप सभी परिचित होंगे। कई प्रकार का कैंसर होता है। कभी किसी को ब्रेन ट्यूमर होता है, ब्रेन कैंसर होता है, ब्रेस्ट कैंसर होता है ना, ब्लड कैंसर होता है, स्किन कैंसर होता है, बहुत तरीके के कैंसर होते हैं। तो कैंसर के बारे में थोड़ा से आपसे हम बात करेंगे।
ताकि हम लोगों को क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ थोड़ा सा जो है आंसर के बारे में भी पता चले। कैंसर क्या है? कैंसर हमारे शरीर में, किसी भी जीवधारी के शरीर में एक विशेष व्यवस्था होती है जिसमें हमारी सेल डिवीजन बड़ी तेजी के साथ, यानी आउट ऑफ कंट्रोल, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन करती है और रुकने का नाम नहीं लेती हैं, तो वहां पर वो कैंसरस स्टेज हो जाती है, क्योंकि इतनी सारी कोशिकाएं हो ही जाती हैं कि वहां पर भोजन नहीं मिल पाता, ऑक्सीजन नहीं मिल पाता और सेल्स क्या होती है, मरने लगती हैं। और जब सेल्स मरने लगती हैं तो सड़ेंगी, और सड़ेंगी तो जहर बनेगा, तो उस स्टेज को हम लोग क्या कहते हैं, कैंसरस स्टेज कहते हैं। अच्छा, हमने अभी कहा ब्रेन ट्यूमर। अब जो बच्चे थोड़ा सा पढ़े होंगे वो कहेंगे सर आप तो जानते हैं, या हमसे बोलेंगे सर आप ऐसा क्यों बता रहे हैं कि ब्रेन में ट्यूमर क्यों होता है, क्योंकि अभी हमने कहा ना कि कैंसर, ट्यूमर, पथरी ये सब जो है होता है आउट ऑफ कंट्रोल सेल डिवीजन टेक्स प्लेस, देन दिस कॉज, मतलब ये कंडीशन होती है जब हमारा शरीर में, किसी जीवधारी के शरीर में आउट ऑफ कंट्रोल सेल डिवीजन होता है। तो इस कंडीशन में फिर जो है आप बोलेंगे सर माइंड में हमारे डिवीजन होता ही नहीं है, क्योंकि माइंड में तो न्यूरॉन पाए जाते हैं। तो जानकारी के लिए आपको बता दूं कि हमारे माइंड में या सबके ब्रेन में जो है 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, एक तो ग्लियल सेल्स होती हैं और दूसरी न्यूरॉन सेल होती हैं। तो न्यूरॉन जो होती है वो सेल डिवीजन नहीं करती हैं, जन्म के समय जितना होती है उतनी रहती है, लेकिन जो ग्लियल सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो डिवीजन करती रहती है। जो ब्रेन ट्यूमर होता है या जो भी ब्रेन में अनकंट्रोल सेल डिवीजन होता है ग्लियल सेल से होता है, ठीक है। तो आई होप समझ चुके होंगे। इसके अलावा जैसे ब्लड कैंसर होता है, ब्लड कैंसर में क्या होता है, WBC जो होती है बड़ी तेजी के साथ बटने लगती हैं, जब बट जाएंगी तो गुच्छा बन जाएगा, तो बीच वाली कोशिकाएं सड़ जाएंगी, और सड़े तो जहर बने, और जहर बना जब ब्लड खुद ही जहर, तो शरीर क्या हो जाएगा, बड़ी तेजी के साथ में बेकार होने लगेगा, है ना। इसी तरह से भाई त्वचा संबंधी क्या होता है, त्वचा में आउट ग्रोथ हो जाएंगे, है ना, त्वचा में आउट ग्रोथ हो जाएंगे, त्वचा सड़ने लगेगी, पस बहने लगेगी, जैसे तंबाकू, गुटखा, सिगरेट पीने से त्वचा कैंसर बहुत सारा होता है ना। इसमें अब देखो, अगर हम यहाँ पर बात करें कि भैया कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो हमारे शरीर में सब कैंसर व्यवस्था, ट्यूमर व्यवस्था सब होती हैं। हमारे शरीर में खुद प्रोटीन्स पाई जाती है जो कैंसर काज करवा सकती हैं। उस प्रोटीन का नाम है प्रोटोऑकोजेंस। प्रोटोऑकोजेंस हमारे शरीर में सुप्तावस्था में रहती है, इसलिए जो तुम लोग तंबाकू खाते हैं, गुटखा खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, मादक पदार्थ के लती होते हैं, उनमें वो प्रोटोऑकोजेंस जाग जाता है, ओकोजेंस में बदल जाता है। ओकोजेंस भैया सारी सेल्स को कहता है कि तुम लोग जुट जाओ भैया, अनकंट्रोल सेल डिवीजन करो, और अनकंट्रोल सेल डिवीजन की स्टेज को ही तुम लोग ट्यूमर, पथरी, कैंसर कहते हैं, ठीक है। अब देखेंगे भाई यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का खा दिया गया है, रुधिर वर्गों की वंशागति के बारे में बताइए। रुधिर वर्गों की वंशागति के बारे में सर्वप्रथम कार्ल एंड स्टीनर तथा बीनर नामक वैज्ञानिकों ने बताया था। इसमें इन्होंने बताया था कि 3 प्रकार के प्रतिजन होते हैं, ए बी और ए बी, ठीक है, या 2 ही प्रकार के, और इसमें रुधिर वर्ग जो होता है ए बी ओ होता है ना, ए बी ओ होता है, लेकिन हम लोग 4 प्रकार का पढ़ते हैं, ए होता है, बी होता है, ए बी होता है, ओ होता है। तो रुधिर वर्गों की वंशागति का वीडियो उपलब्ध है, आप लोग चैनल पे विजिट करिएगा और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा यहाँ पर, तो उसको भी आप देखना ना भूलिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर अगर हम समझाएंगे तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा हम आप लोगों को बता देते हैं। देखिए, ब्लड जो हम लोगों का होता है, ब्लड जो होता है उसमें जितने भी ब्लड होते हैं, ब्लड ग्रुप ए हो, बी हो, ए बी हो, ओ हो, तो इन सब का ब्लड ग्रुप वही होता है जो उसमें एंटीजन पाया जाता है। और आपको याद होना चाहिए कि जो जिसका ब्लड ग्रुप होगा एंटीजन वही होगा, लेकिन एंटीबॉडी भैया उसका उल्टा होगा। मान लीजिए किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसका एंटीजन ए होगा, लेकिन एंटीबॉडी उसमें ए नहीं होगा, बी होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरा ब्लड ग्रुप क्या है, मेरा ब्लड ग्रुप क्या है, मान लीजिए मेरा बी है, ठीक है, मेरा ब्लड ग्रुप बी है, तो इसका बी का एंटीजन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, एंटीबॉडी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, जो जिसका ब्लड ग्रुप होता है वही उसका एंटीजन होता है, एंटीबॉडी उसका उल्टा होता है, ठीक है। और आप ध्यान रखेंगे, देने वाले का एंटीजन, पाने वाले का एंटीबॉडी जैसे सेम हो जाएगा, ब्लड क्लॉट कर जाएगा, ब्लड क्लॉट करा कि भैया छुट्टी हो गई, परमानेंट वाली, है ना। एंड यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे भाई, मधुमक्खी में लिंग निर्धारण को समझाइए, मधुमक्खी के लिंग निर्धारण को समझाइए, है ना, मधुमक्खी के लिंग निर्धारण को समझाना है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। ये भी हम जब बोर्ड साफ करेंगे तो आपको लास्ट में बताएंगे मधुमक्खी में लिंग निर्धारण कैसे होता है, ठीक है। एंड इसके बाद में चिपको आंदोलन क्या होता है। चिपको आंदोलन आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान एक राज्य है, राजस्थान एक प्रदेश है जिसके राजा पहले थे हमारे राजा अभय सिंह। उन्होंने अपने साम्राज्य में अपने सिपाहियों को भेजा कि जाओ जंगल से पेड़ काट लाओ, राजभवन का निर्माण होना है, राजमहल का निर्माण होना है, ठीक है।
तो अब वहां की जो जनता थी, जो लोग रहते थे, बिश्नोई परिवार के लोग रहते थे, वो पेड़ से चिपक गए। वो पेड़ से जब चिपक गए तो वहां के सैनिकों ने भैया रुक गए, सैनिक रुक गए काटने से। तो राजा के पास पहुंचे सैनिक, बोले महाराज वहां तो लोग जनता काटने नहीं दे रही पेड़। तो राजा सोचे कि अरे ये इतना जो है ये आंदोलन हमारे प्रति हो गया, विद्रोह हो गया। तो राजा ने कहा काट दो, है ना, राजा ने कहा काट दो। तो उसकी शुरुआत सबसे पहले जो है क्षेत्रीय स्तर पर अमृता देवी ने करी थी, और अमृता देवी के बहुत सारे सैकड़ों में लोग जो है ये कह लीजिए सगे बहन और रिलेटिव्स जो थे, ग्रामवासी थे, ठीक है, सैकड़ों में वहां पे काट दिए गए। फिर भी वो रुके नहीं, है ना। और फिर ये जो है बड़े पैमाने पर, इसका जो बड़े पैमाने पर नेतृत्व जो किया अंतरराष्ट्रीय पैमाने पर, सुंदरलाल बहुगुणा। बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है कि चिपको आंदोलन का नेतृत्व जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसने किया, तो सुंदरलाल बहुगुणा ने किया। और क्षेत्रीय लेवल, स्थानीय लेवल पर अमृता देवी बिश्नोई परिवार की जो महिला थी, ठीक है। देखिए कितनी हिम्मती महिला, पेड़ों से चिपक गई, पेड़ों के लिए जान दे दी, लेकिन पेड़ों को नहीं छोड़ा, है ना। तो राजस्थान में राजा अभय सिंह के आदेश पर पेड़ों को काटने से जो आंदोलन हुआ, है ना, लोग वहां से पेड़ों से चिपक के नहीं काटने देंगे, नहीं काटने देंगे, और इसीलिए वो आंदोलन चिपको आंदोलन के नाम से और अगर हम बात जाना गया, ठीक है। अगर हम बात करें चिपको आंदोलन का संबंध किससे है, तो पेड़ों के संरक्षण से है, पेड़ों को बचाने से है, ठीक है। एंड यहाँ पर हम बात करेंगे भाई, ये 3-3 नंबर के सवाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, लघु बीजाणु जनन के बारे में विस्तार से समझाइए। देखो भाई 3 नंबर का सवाल है, लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन का मतलब समझते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज दैट प्रोसेस इन विच द स्पोर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, ठीक है। क्या बनता है भाई, स्पोर बनते हैं। स्पोर का मतलब क्या होता है, पोलन ग्रेन बनते हैं, यानी कि पोलन ग्रेन फॉर्मेशन जो होती है उसी को हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो होता है माइक्रोस्पोरेंजियम में होता है, यानी परागकोश में होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग लाइफ साइकिल में समझ चुके हैं भाई। जो आपका 22 जो आप आवृत बीजी या लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावरिंग जो प्लांट है उसके जीवन चक्र में हम लोग समझ चुके हैं, लाइफ साइकिल में समझ चुके हैं। और वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, वहां से आप देख लीजिएगा। ना समझ के आने की स्थिति में आप कमेंट करिएगा, वीडियो में फिर से बना दूंगा, ठीक है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है। इसी तरह से लॉजिस्टिक संभार तंत्र समष्टि वृद्धि क्या है, इसमें बताया गया कि किस प्रकार से, जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ा जंगल है, कोई बहुत बड़ा, बहुत संघन, उसमें बहुत प्रकार के पेड़ पौधे हैं, तो वो क्लाइमेक्स पे है, चरम पर है, ठीक है। अब उसका चरम पर जो है अगर, तो उसका अस्तित्व समापन की ओर है, तो उसमें आग लगा दी जाए, और जब आग लगा दी जाएगी तो सब पूरा राख हो गया, पूरा राख हो गया तो मशरूम उगेगा वहां पे, छोटी छोटी घास उगेगी, छोटे छोटे फंगस उगेंगे, बैक्टीरिया हैं, निमेटोड्स हैं, फिर धीरे धीरे झाड़ियां, फिर बड़े वृक्ष, फिर और बड़े वृक्ष, फिर इस तरह से जो है वो फिर से जंगल में बदल जाएगा। तो इस प्रकार से कब जीवधारी ज्यादा चलते हैं, कब खाली चलते हैं, कब स्टेब्लिश होने में टाइम लगता है, तो ये सारी चीजें जब आरेख के द्वारा दिखाई जाती है तो उसे हम लॉजिस्टिक संभार तंत्र कहते हैं, ठीक है। एंड डाउन सिंड्रोम तथा टर्नर सिंड्रोम में क्या अंतर है आपको बता दें। डाउन सिंड्रोम भी अभी हम बताएंगे, डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम में भी आपको बताएंगे। फिर उसके बाद में एक वर्णांध पुरुष, ठीक है, यहाँ पर कलर ब्लाइंड मेल है और वाहक स्त्री है, कैरियर फीमेल है। तो बताइए उसकी संतानें पूछी गई हैं आपको। देखिए डाउन सिंड्रोम तथा टर्नर सिंड्रोम में क्या अंतर है, और यदि वर्णांध पुरुष का विवाह एक वाहक स्त्री से होता है, चलिए हम आप लोगों को ऊपर बता देते हैं, ठीक है, इतना मिटा देते हैं। हमें कौन सा क्वेश्चन समझना है, पक्षियों में लिंग निर्धारण, ठीक है, पक्षियों में लिंग निर्धारण और इसके बाद में डाउन सिंड्रोम। तो पक्षियों में लिंग निर्धारण, मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण, है ना। मधुमक्खी में पहले समझ लेते हैं मधुमक्खी में लिंग निर्धारण कैसे होता है। मधुमक्खी में लिंग निर्धारण समझना है तो इसको भाई पहले समझ लेते हैं, फिर बाकी यहाँ पर जो 2 क्वेश्चन हैं उनको हमने नीचे छोड़ रखा, उनको नहीं मिटाएंगे, फिर बारी बारी से इनको समझ लेंगे, क्योंकि इनको जो है ऐसे नहीं समझाया जा सकता, ओरली नहीं समझाया जा सकता, ठीक है। तो मधुमक्खी में लिंग निर्धारण आपको समझाना है भाई।
चलिए आपको बता देते हैं मधुमक्खी में लिंग निर्धारण। तो मधुमक्खी जो होती है, मधुमक्खी में क्या होता है, मेल जो होता है इसमें गुणसूत्र कितने होते हैं, 16। कितने होते हैं, 16। और जो मधुमक्खी फीमेल होती है, ठीक है, इसको हम लोग क्वीन कहते हैं। क्वीन मतलब होता है रानी। इसमें गुणसूत्र कितने होते हैं, 32 होते हैं। और इसमें जो मेल होता है इसको हम लोग ड्रोन कहते हैं। क्या कहते हैं, ड्रोन कहते हैं। अब देखो जो गैमेट फॉर्मेशन होगा तो इसमें एक में 16 चले आएंगे, दूसरे वाले में कुछ नहीं, खाली रहेगा। इसमें क्या होगा, 16 इधर चले आएंगे, 16 इस तरफ चले आएंगे। ठीक है, अब ध्यान देना, जब इसका स्पर्म और इससे इसका ओवम जो है फ्यूज करेगा तो इससे क्या बनेगा, इससे बनेंगे वर्कर हो सकता है या क्वीन हो सकती है। अब देखो हमने 2 नाम लिखे, तो ये अंडा जो है, ये जो अंडा बनेगा, जो अंडा बनेगा तो ये डिप्लॉयड हो गया, तो इससे वर्कर बन सकता है और क्वीन बन सकती है। वर्कर कब बनेगा और क्वीन कब बनेगा ये देखते हैं। क्वीन तब बनेगा जब इसको खाने के लिए रॉयल जेली दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, रॉयल जेली दिया जाएगा, ठीक है, नहीं तो वर्कर बन जाएगा। अब देखेंगे यहां पर सेम इसमें भी होगा, 32 आ रहे हैं तो 32 गुणसूत्र या तो रानी मधुमक्खी में और वर्कर में, दोनों में होते हैं। यहां भी वर्कर होंगे या तो क्वीन होगी, लेकिन यहां पर देखेंगे 16 ही आ रहे हैं तो ड्रोन बनेगा। क्या बनेगा, ड्रोन बनेगा। यहां पर भी क्या हो रहा है, 16, तो क्या हो जाएगा, फिक्स ड्रोन बनेंगे। तो आई होप आप समझ चुके होंगे ये क्या है, सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी, यही मधुमक्खियों में लिंग का निर्धारण है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। तो इसको इरेज कर दूं मैं, अगला क्वेश्चन बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हम देख रहे हैं, स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हम देख रहे हैं, स्क्रीन पर है। स्क्रीन पर लिखा हुआ है कौन सा क्वेश्चन भाई, किस क्वेश्चन की बारी है, लिखा है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम में अंतर लिखिए भाई। डाउन सिंड्रोम आपको बता देते हैं, टर्नर सिंड्रोम किसको कहते हैं। देखिए जब कोई मेल जैसे इसका क्रोमोसोम है XY, ठीक है, और जब स्पर्म बनने की बारी आई तो क्या हुआ, यहाँ पे Y आ गया, ठीक है, ये क्या बन गए, स्पर्म बन गए। अब यहां पर जो है, जो फीमेल है इसमें XX है। यहां पर देखेंगे जो अंडाणु बने तो दोनों X किसी में आ गए और एक ओम में कुछ नहीं आया। अब ध्यान देंगे, ये वाला जब इस X से मिलेगा तो यहां पर XXX हो जाएंगे और यहां पर गुणसूत्र कितने हो गए, त्रिगुणित हो गए, तो इसको बोलेंगे ट्राइसोमी। क्या बोलेंगे, ट्राइसोमी। एंड ये महिला जो है, जो फीमेल है, इसको बोलेंगे सुपर फीमेल। क्या बोलेंगे भाई, सुपर फीमेल बोलेंगे। अब इसी को और हम क्या कर सकते हैं भाई, डाउन सिंड्रोम। क्या बोलेंगे भाई, डाउन सिंड्रोम, ठीक है। एंड यहां पर देखो ध्यान से, अब यहां पे जो महिला बनेगी वो मोनोसोमिक है। यहां भी महिला बन रही, यहां भी महिला बन रही है, इसको हम मोनोसोमिक कहते हैं और इसी को हम टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, देखो डाउन, अब इसमें 47 गुणसूत्र हैं, इसमें 45 गुणसूत्र हैं, 45 क्रोमोसोम है एंड इसमें 47 क्रोमोसोम है। दोनों को तौलोगे अगर तो डाउन कौन आएगा, ये वाला, ये भारी, तो नीचे वाला ये पड़ भारी है तो नीचे आ जाएगा। तो इसलिए याद रखना, ज्यादा वाले को डाउन सिंड्रोम, कम वाले को टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान देना बेटा, यहाँ पे जो पुरुष होगा ना तो उसे हम पुरुष कह सकते हैं और ना ही उसे हम महिला कह सकते हैं, क्योंकि ये महिला है लेकिन पुरुष के लक्षण, और ये पुरुष है महिला के लक्षण। समझ पा रहे होंगे, तो ये भी डाउन सिंड्रोम है। एंड यहां पर जो देखेंगे, आप सोचेंगे सर ये जो लड़का होगा या जो जन्म लेगा तो वो इनकम्प्लीट मेल होगा, लेकिन ये जन्म नहीं लेगा क्योंकि इसमें X नहीं है, तो इसके मृत्यु गर्भ में हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आप समझ चुके होंगे। देखिए हमारे पास में टाइम कम है, तो चूंकि हम मॉडल पेपर करवा रहे हैं भाई, क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, तो इतना आराम से तो आपको बता नहीं पाएंगे, है ना। आराम से आपको हम सेपरेट वीडियो में बताएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि इसको हम सॉल्व कराएं किसी विशेष क्वेश्चन को, तो आप लोग कमेंट करना पड़ेगा भाई। कमेंट तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, जो भी क्वेश्चन आपको लगे कि आवश्यकता है भाई इसको हल कराने की,
तो अगर हम किसी एक वीडियो में बताएंगे तो आराम से फुल डिटेल के साथ में आपको विधिवत समझाएंगे भाई। तो चलिए, इस क्वेश्चन को मिल गई छुट्टी, इस क्वेश्चन को मिल गई छुट्टी। तो अब हमारे पास में क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर घ। चलो तुम लोगों को बताते हैं भाई। पहले देखिए, जब हम लोगों के यहाँ शादी विवाह होते थे तो देखा जाता था कि उनके माता पिता कैसे हैं, उनके दादा दादी कैसे हैं, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं कि सीधे ना तो दादा दादी को देखते हैं ना तो उनके माता पिता को देखते हैं, सीधे लड़की को देखा, लड़की पसंद, बस शादी फिक्स। घर वालों को पता तब चली जब हम लोग जो है शादी करके कहाँ बच्चे घर पहुंच जाते हैं, तब अच्छा माता पिता को लगता है अच्छा भैया शादी कर रहा है, वेलकम है। पहले लोग ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि कुछ जो रोग होते हैं आनुवांशिक होते हैं, वो माता पिता से बच्चों में और बच्चों से फिर उनके बच्चों में जाते रहते हैं, जिसे हम जेनेटिक डिसीज या जेनेटिक कैरेक्टर कहते हैं। तो उसी तरह से इसमें पूछा गया, यदि वर्णांध पुरुष का विवाह, यानी कोई पुरुष है वो वर्णांध है, यहां पर ये मेल है, ये मेल कैसा है, इसको कलर ब्लाइंडनेस है। ये व्यक्ति कैसा है, कलर ब्लाइंड है। कलर ब्लाइंड का मतलब है रंगों के प्रति अंधा होना। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम डाल्टोनिज्म भी कहते हैं। वह व्यक्ति जो लाल और हरे रंग में अंतर ना कर पाए उसे हम क्या कहते हैं, कलर ब्लाइंड कहते हैं, या उसे हम डाल्टोनिज्म कहते हैं। जब कोई व्यक्ति रेड कलर में अंतर ना कर पाए तो उसे हम प्रोटेनिज्म कहते हैं। एंड जब नीले रंग में तो उसे हम टिक्टोनोपिया कहते हैं, ड्यूटेरोनोपिया। जैसे नीले रंग में अंतर ना कर पाना टिक्टोनोपिया होता है, लाल रंग में अंतर ना कर पाना प्रोटेनोपिया होता है, एंड हरे रंग में अंतर ना कर पाना ड्यूटेरोनोपिया होता है ना। तो इसीलिए वर्णांध व्यक्तियों को कभी चालक नियुक्त नहीं किया जाता है, क्योंकि पता चला भैया वो ट्रैफिक में वहां पे लाल इंडिकेटर जल रहा है, भैया बस चला रहे हैं, उनको लाल रंग में अंतर ही नहीं चला। पता चला बच्चे बस में बैठे हैं, वो ब्रेक ही नहीं लगाए, चले गए, खुद गए, बच्चे गए और सब पैसेंजर गए, है ना। तो इसीलिए वर्णांध व्यक्तियों को चाहे वो ट्रेन का, बस का, ड्राइवर का जो है किसी भी प्रकार का चालक नियुक्त नहीं किया जा सकता है या किया जाता है। तो भैया मेल जो है ये क्या है, वर्णांध है। वर्णांधता का जीन आप सभी जानते हैं कि एक्स पर होता है, तो एक्स पर हमने सी बना दिया। अब यहां देखते हैं फीमेल के क्या हाल चाल है भाई। फीमेल जो है कहा गया है, एक वर्णांध पुरुष का विवाह एक वाहक स्त्री से हो जाए। स्त्री देखो अभी क्या है, स्वतंत्र है या स्वस्थ है। वाहक कहा गया तो किसी एक्स पर हम सी दिखा दें तो ये भैया हो गया वाहक। अब ये पुरुष क्या करेगा, स्पर्म बनाएगा। क्या बनाएगा, स्पर्म बनाएगा। ये माता क्या बनाएंगी भाई, अंडाणु बनाएंगी। ध्यान देना बेटा, जब ये शुक्राणु जो है जब ये शुक्राणु इससे मिलेगा तो ध्यान देना, इसमें एक्स है और सी इस पे लगा हुआ तो सी इस पे लगा देंगे। तो इनकी जो ये पुत्री बनेगी, ये कैसी हो जाएगी, कैरियर हो जाएगी। रोग तो नहीं होगा लेकिन इसके बच्चों में रोग हो सकता है, अगली पीढ़ी में रोग हो सकता है। ये वाहक हो गई पुत्री को रोग नहीं होगा लेकिन पुत्री में रोग का जीन्स है। अब ध्यान देना, यहां पर x और x लिखा है, C। ध्यान देना बेटा, यहां ये जो पुत्री हो रही है ये भैया पुत्री कैसी हो रही है, कलर ब्लाइंड डॉटर हो रही। इस पुत्री को रोग हो गया, ठीक है। अब देखो इनको ये अच्छा, ये महिला भी वाहक थी, है ना। और अगर इनके माता पिता जान जाते ये वर्णांध है और इनकी शादी किसी अच्छे इंसान से करते तो इनकी पुत्री वाहक भले हो जाते लेकिन पुत्री को वर्णांधता का रोग ना होता, ठीक है। यहां पर देखेंगे भाई, ये पुत्र देखो स्वस्थ हो गया और ये पुत्र देखो रोगी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर इनका एक पुत्र जो है वो अच्छा है और दूसरी पुत्री वाहक है, थोड़ी अच्छी है, पहली पीढ़ी के लिए पूरी अच्छी है, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे तो ये क्रॉस समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड, उसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं तो उस क्वेश्चन को देखते हैं, फिर हमारा मॉडल पेपर कंप्लीट हो जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड।
तो बच्चों ये आ गई आपकी नेक्स्ट स्लाइड। क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं, सरोगेसी क्या है। सरोगेसी, अगर आपसे पूछा जाए सरोगेसी क्या है या सरोगेट मदर क्या है, इन दोनों में से क्वेश्चन कोई एक भी पूछा जाए तो आंसर सेम होगा। सरोगेसी एक हमारी ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, जिन दंपतियों को संतानें नहीं होती हैं, जिन माओं को संतानें नहीं होती हैं, तो उनको किराए पर कोख ले लेने को हम लोग सरोगेसी कहते हैं। और ऐसी माएं जो हैं जो अपनी कोख किराए पर दें, उन्हें हम सरोगेट मदर कहते हैं। जैसे आपने चोरी चोरी चुपके चुपके मूवी देखा है, उस सलमान खान की मूवी थी, उसमें जो दूसरी एक्ट्रेस थी वो सरोगेट मदर का रोल करती हैं, ठीक है। सरोगेट मदर का रोल करती, फिर संतान हो जाती तो चली जाती, बदले में कुछ लेती नहीं है। भारत सरकार ने देखा इसका दुरुपयोग बड़ी तेजी के साथ हो रहा है, इसीलिए इसको थोड़ा सा जो है बहुत सारे नियम लगा दिए गए हैं, ठीक है। और डिटेल्स में हम समझेंगे। और इसकी वीडियो जो है हाँ अपलोडेड है, इसकी सरोगेसी की वीडियो अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, लिंक आपको मिलेगा। प्यारी सी वीडियो आप देखिएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से एक ही बार में समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, डीएनए द्विगुणन पर टिप्पणी लिखिए। डीएनए जो आप सभी जानते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, जो कि एक अनुवांशिक पदार्थ है, और ये द्विकुंडलित संरचना होती है, जो कि आपका मॉडल जो प्रस्तुत किया गया है जेडी वॉटसन, एपीसी क्रिक्स एंड विल्किंस तथा फ्रैंकलिन के द्वारा 1953 में प्रस्तुत किया गया। 62 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। बड़ा ही जो है सराहनीय काम था। आर्थो चक्र किसे कहते हैं, जिसे हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं, महिलाओं में 28 डेज के इंटरवल पर आता है, यानी जो 2 ओवरीज होती है, 2 अंडाशय होते हैं, ठीक है। तो प्रत्येक 28 डेज के इंटरवल पर एक ओवरी से अंडा रिलीज होता है, और फिर दूसरे मंथ में दूसरे ओवरी से अंडा रिलीज होता है। और जब अंडा रिलीज होता है और फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो जो मायोमेट्रियम जो लेयर होती है, यूटेरस की जो लेयर होती है, वो ब्रेक डाउन हो जाती हैं, और उससे ब्लीडिंग होती है, कभी कभी क्रैम्प पेन भी होता है। तो उस जो ब्लीडिंग होती है, जो डिस्चार्ज निकलता है, उसको हम लोग मेंस्ट्रुएशन साइकिल या आर्थो चक्र कहते हैं, या इसे हम ऋतुस्राव भी कहते हैं, या रजोधर्म भी कहते हैं। जीएमओ क्या है, जीएमओ एक जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, कोई भी ऐसा जीवधारी जिसमें हम वांछनीय लक्षणों को डाल दें, अवांछनीय लक्षणों को हटा दें, तो उसे हम अनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीव कहते हैं। जैसे हमारे बहुत सारे जीव, बहुत सारी फसलें, बहुत सारे पौधे, बहुत सारे जानवर जो है जीएमओ हैं, ठीक है। डिटेल्स में यहाँ पर नहीं बता पाएंगे, डिटेल्स में वीडियो देखना। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर हैं, उनकी जितने भी वीडियो उपलब्ध हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़े हुए हैं, आप वहां पर देखिएगा, ठीक है। उत्परिवर्तनवाद तथा सेंट्रल डोगोमा के बारे में लेख लिखिए। ये क्वेश्चन देखिए लॉन्ग है, तो इसको थोड़ा सा हम शॉर्ट में सिर्फ पढ़ के बता रहे हैं, आप लोग जो है समझ लीजिए। इसके अथवा में दिया गया है, यदि समष्टियों में पारस्परिक क्रिया के महत्व को संक्षेप में समझाइए। इसकी पारिस्थितिक तंत्र पर पड़ने वाले धनात्मक तथा ऋणात्मक प्रभावों को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। आपको देखें, आप पेपर नहीं दे रहे हैं, आप पेपर की तरह दे रहे हैं, पेपर से ज्यादा मेहनत करनी है, यानी दोनों हल करने हैं, ठीक है, दोनों प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। पेपर में ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, प्रतिरक्षा तंत्र किसे कहते हैं, विभिन्न प्रकार के वर्णन कीजिए। प्रतिरक्षा तंत्र किसे कहते हैं और प्रतिरक्षा तंत्र को कितने, जैसे फर्स्ट डिफेंस लाइन, सेकंड डिफेंस लाइन, ठीक है। तो इन सारी चीजों के बारे में वर्णन करना है। और अथवा में क्या दिया गया है, डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है। हार्शेचेस के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया था, जिसमें बताया गया था, उस प्रयोग के द्वारा आपको बताना है इन्होंने कैसे डिफरेंशिएट किया या बताया कैसे कि डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, राष्ट्रीय पार्क तथा अभ्यारण्य में के बारे में बताना है, विस्तार से चर्चा करनी है, क्या अंतर होता है। और इसके बाद में अथवा में दिया गया है, मानव जीनोम परियोजना क्या है ना, या मानव जीनोम परियोजना को महापरियोजना क्यों कहा गया है। तो पेपर आप लोगों को, पेपर आप देख लिए, इसका लेवल कैसा है, स्टैंडर्ड कैसा है। यदि आप लोगों को अच्छा लगा तो फिर से फाइनल में कहते हैं हम, यदि आप चैनल पर नए हैं और इसी तरह की वीडियो पाना चाहते हैं, और एडमिशन रिलेटेड आपको कॉलेज कौन सा है, काउंसलिंग कैसे होती है, एडमिशन कैसे होता है, एलिजिबिलिटी कैसे होती है, मतलब एजुकेशनल काउंसलिंग के लिए भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टाइम टाइम पर जब भी एडमिशन आपके शुरू होते हैं, जो भी वैकेंसी, जो एंट्रेंस शुरू होते हैं, तो टाइम टाइम पर हम वीडियो बना के आप लोगों को बताते रहते हैं। जो भी आपको कोई डाउट होता है, कोई क्वेश्चन होता है, तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो आप हमारे इसी तरह की वीडियो देखने के लिए एजुकेशनल काउंसलर, एज एजुकेशनल काउंसलर एंड अब यहाँ पर जो क्वेश्चन आंसर पढ़ाए जा रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ाई जा रही है, तो आप इन दोनों में से किसी में भी अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो, किसी भी अपलोड हो, तो किसी भी बारे में जो जानकारी हो आपके पास पहुंच जाए, ठीक है, सबसे पहले पहुंच जाए या सबके साथी में पहुंच जाए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को जरूर से जरूर आप शेयर करेगा यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है। यदि अच्छी लगी है तो प्यारा से कमेंट करिएगा, और फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।